गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सभी लेसन 9 पढ़ रहे थे, औद्योगिक क्रांति और सामाजिक बदलाव सन 1750 से 1900 के बीच के बारे में। तो आज हम 9.4.2 में भारत में मैनचेस्टर का आना किस तरीके से प्रभाव हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके अंतर्गत और भी जानकारी हमें प्राप्त होगी, तो हम शुरू से एक बार फिर से उसे रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे। तो चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं। सन 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुला ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती थी, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता था। तो इस चीज़ के बारे में हम पढ़ चुके कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कपड़ा बनाने की जो मांग थी या उसके द्वारा बनाए जा रहे थे, वह काफ़ी अधिक मांग बढ़ती जा रही थी, जिसका इतना अच्छा माल जो था वो किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बना सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत का कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके थे कि 19वीं सदी की स्थिति में क्या होने लगा, जो कपड़ा निर्यात जो ले जाया जाता था उसमें गिरावट आने लगी, जो काफ़ी लंबे समय तक थी। 1811-12 में कुल निर्यात में सूती माल का हिस्सा 30% रह गया। जहां स्थिति क्या है, जो मांग थी वो काफ़ी लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन स्थिति क्या है, नीचे अब गिरती जा रही थी, जिसमें सूती निर्यात जो होता था वह 33% हिस्सा कुल रह गया था। सन 1850-51 में यह मात्र 3%, जो क्या है 33% से उतरते उतरते और वह 3% तक रह गया। ऐसा क्यों, इसके क्या प्रभाव हुए, आगे हम देखेंगे। तो हम आगे जो हमें भारत में मैनचेस्टर का जो आना हुआ वो कैसे आना हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं बुक की ओर। जब इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग विकसित हुआ, तो वहाँ के उद्योगपति दूसरों देशों से आने वाले आयात को लेकर शिकायत करने लगे। जब इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग विकसित होने लगा, मतलब फैलने लगा, तो वहाँ के मजदूर जो थे वह दूसरे देशों से जो चीज़ें आयात होती थी, लाई जाती थी, उन चीज़ों को लेकर वो क्या करते थे, शिकायत किया करते थे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। तो उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि किस तरीके से जो आयातित कपड़े हैं, दूसरे देशों से जो मंगाए हुए कपड़े हैं या आयात किए जाते थे, उनसे आयात शुल्क वसूला जाए। साथ ही साथ कपड़े की जो बाहरी प्रतिस्पर्धा थी या मुकाबले के बिना इंग्लैंड में वो आराम से उनकी चीज़ें बिक सकें। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में ही भी बेचे। तो इस तरीके से दूसरा कारण क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर यह भी दबाव डाला गया कि जो ब्रिटिश कपड़े हैं, जो ब्रिटिशों में बनते हैं कपड़े, वो भी भारतीय बाजार में बेचे जाए। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। तब जाकर के 19वीं सदी के शुरुआती दौर में ब्रिटेन में देखा गया कि जो वस्त्र उद्योग का जो उत्पादन है कि जो निर्यात किया जा रहा है, उसमें काफ़ी अधिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ उसमें वृद्धि भी हो रही है। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी। तो भारत में जो समस्याएं थी वो कौन कौन से देखते हैं कि उनका निर्यात बाजार गिर रहा था। जो चीज़ें जो भारत में बनकर के जो कपड़े बिक रही थी वो क्या हो रही थी, बाजार में गिरती जा रही थी, मतलब उनकी जो कीमत थी या मूल्य था वह गिरता जा रहा था। और स्थानीय बाजार क्या होने लगा, सिकुड़ने लगा। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशों के जो वस्त्र थे जिसके उनका सामान अधिक बिकने लगा, और साथ ही साथ जो स्थानीय बाजार थे वो क्या है, कम होने लगा। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर से आयातित सामानों की भरमार थी। जो मैनचेस्टर से जो संपादित होती थी या बिक्री की जाती थी, वो स्थानीय बाजार में उन सामानों का बहुत अधिक मात्रा में लाया जाता था, या उनकी संख्या अधिक थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। कम आयात लागत में, मतलब कम कीमत पर मशीनों में बनने वाले, जो मशीनों के माध्यम से बनने वाले जो
लाए जाने वाले जो कपास का उत्पादन जो होता था वो क्या होते थे, बहुत ही सस्ते थे, जिनका मुकाबला करना जो बुनकरों के लिए था वह काफ़ी क्या होता था, महंगा होता जा रहा था, वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। सन 1850 के दशक तक देश के बुनकर इलाकों में ज़्यादातर बदहाली और बेकारी से की किस्मों में भरमार थी। तो सन 1850 के दशक में जो देश के बुनकर जो बुने हुए कपड़े बनाते थे उन इलाकों में ज़्यादातर अब क्या है, बदहाली और बेकारी, मतलब उनकी हालत इतनी नाजुक हो गई और वो बेकारी हो गए, मतलब बेकार हो गए, जिसकी वजह से क्योंकि जो कपड़ा बनाने की जो किस्म थी उनकी संख्या काफ़ी अधिक बढ़ती चली गई थी। सन 1860 के दशक में बुनकरों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। उन्हें अच्छा कपास नहीं मिल पा रहा था क्योंकि ब्रिटेन अपने कारखानों के लिए भारत से कपास मांगने लगा था। ये क्या हुआ कि स्वाभाविक सी बात थी क्योंकि जो भारत के लोगों जो बुनकर थे उन्हें अब अच्छी किस्म के कपास नहीं मिलने लगे, क्योंकि जो अच्छी किस्म के जो कपास होते थे वो ब्रिटेन अपने कारखानों में उन कपासों को वो मंगाने लगे थे और वो ले जाया करते थे। तो ये समस्या भी उनके सामने उत्पन्न हो गई। आगे देखते हैं 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, मतलब उत्तरार्ध में देखा गया कि बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। ये 19वीं सदी में उत्तरार्ध में जो रहने वाले जो बुनकर थे, कारीगर थे, उनके सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीज़ों से पट गया था। मतलब कि जो भारतीय कारखानों में जो उत्पादन होने लगा था, जो चीज़ें उत्पादन की जा रही थी, वह क्या है, बाजारी मशीनों की चीज़ों से क्या हो जाती थी, पट लग गया था। मतलब जो मशीनों से चीज़ें बन रही थी उन चीज़ों का मूल्य उपयोग ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रह सकता था। तो ये भी उनके सामने एक समस्या थी कि क्योंकि उनकी जो चीज़ें थी वो मशीनों में बने जाती थी और जो बुनकर होते तो वो अपने हाथों के इस्तेमाल से या हाथों का उपयोग करके वो वस्तुएं तैयार करते थे। अब आगे देखते हैं 9.4.3 में भारत में कारखानों का आना, किस तरीके से भारत में कारखाने आने लगे। देखते हैं बम्बई, वर्तमान मुंबई में पहला कपड़ा मिल सन 1854 में लगा और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। ये मुंबई में पहला कपड़ा मिल कौन से सन में, 1854 में लगा, जो 2 साल के बाद में वहाँ पे उत्पादन, मतलब कपड़ा का जो उत्पादन हो रहा था या कपड़ा मिल वह चलना शुरू हो गया। सन 1862 तक वहाँ ऐसे 4 मिलें काम कर रहे थे। तो 1962 तक ये वहाँ पे 4 मिलें काम करना शुरू हो गया। उनमें से 94,000 तकलियाँ और 2,115 करघे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगे। वहाँ देश का पहले जूट मिल सन 1855 और दूसरा 7 साल बाद सन 1862 में चालू हुआ। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल सन 1860 के दशक में कानपुर में खुला। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या है, मिल जो खुल रही थी वह बढ़ती जा रही थी। इसके बाद साल भर बाद अहमदाबाद का पहला कपड़ा मिल भी चालू हो गया। तो इस तरीके से साल भर के अंतर्गत में ही यहाँ पे भी कपड़ा मिल चालू हो गए, जो अहमदाबाद में। सन 1874 में मद्रास में भी पहला कताई और बुनाई मिल खुल गया, जहाँ पे क्या है, मद्रास में हाथ से काटने और बुनने के जो पहला मिल खुला था, जो 1874 में। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सन 1894 में सीपी मिल प्रारंभ हुआ। इसे सन 1906 में BNC कहा जाने लगा। आइए देखें कि ये उद्योग कौन लगा रहे थे, उनके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी, मिलों में काम करने वाले कौन कौन थे। अब देखते हैं प्रारंभिक उद्यमी, जो प्रारंभिक में उद्योगों का क्या रुख था, इसके बारे में देखेंगे। व्यापार से पैसा कमाने के बाद कुछ व्यापारी भारत में कारखाने स्थापित करना चाहते थे। व्यापारी जो थे वो क्या थे, पैसे कमाने के बाद, वो काफ़ी अपने लिए पैसे एकत्र करने के बाद वो भारत में कारखाने स्थापित करना चाहते थे। मुंबई बम्बई में दिनाशा पेटिट
और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नुसरवानजी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को अफीम आदि निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्चा कपास निर्यात करके पैसे कमा लिया था। तो इस तरीके से क्या होने लगा कि मुंबई में जो क्या थे दिनासा पेटी से आगे चलकर जो देश में एक विशाल क्या उन्होंने औद्योगिक साम्राज्य मतलब उद्योग से संबंधित वह स्थापित राज्य स्थापित करना चाहते थे, जिसमें जमशेद जी ने के द्वारा जैसे और भी लोग जो क्या थे जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को क्या अफीम आदि निर्यात करके उन्हें दे करके वो क्या है उनसे कुछ पैसे कमा लेते। तो इस तरीके से पैसे का जो लेन देन हो रहा था उसके माध्यम से निर्यात करके वो काफ़ी पैसे एकत्र कर लेते थे। जैसे भारत से वो कच्चा माल ले करके तो ले जाया जाता वहाँ, तो उसके बदले में उन्हें कोई अन्य चीज़ें प्राप्त की जाती थी, चाहे वो आय हो या सी हो या कोई अन्य चीज़ों से प्राप्त किया जा रहा था। तो इस तरीके से आदान प्रदान किए जा रही थे, आयात और निर्यात जिसे कह सकते हैं आप लोग। सन 1917 में कलकत्ता में प्रथम देसी जूट मिल लगने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने भी चीन के साथ व्यापार किया। ये 1917 में कोलकाता में जो क्या है जूट मिल लगा था, जो एक मारवाड़ी व्यवसायी सेठ थे जिन्होंने चीन के साथ भी उन्होंने व्यापार किया। यह काम प्रसिद्ध उद्योगपति जी.डी. बिड़ला के पिता और दादा ने किया। इनके अलावा कुछ वाणिज्य समूह थे जो विदेशी व्यापार से सीधे जुड़े हुए नहीं थे, वे भारत में ही व्यापार या साहूकारी करते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर पर आए तो उनमें से बहुतों ने फैक्ट्रियां लगा ली थी। तो इस तरीके से कुछ लोग ऐसे भी थे जो क्या है विदेशों से निवेश नहीं करते थे, बल्कि भारत में खुद उन्होंने व्यापार कर या साहूकारी करके उन्होंने अपने उद्योगों को या व्यापार को आगे बढ़ाया था। और साथ ही साथ वो उद्योगों में निवेश जो उन्होंने पैसे लगाए उसके अवसर आए तो उन्होंने अपने लिए या बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां खोल डाली। मजदूर कहाँ से आए? ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे, जो क्या है उद्योग में काम करने के मकसद से वो आते थे। जिन किसानों कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था वे औद्योगिक केंद्र की तरफ जाने लगे। वे लोग जो क्या थे किसान जो थे या कारीगर जो थे उन्हें अगर काम नहीं मिलता था तो वो क्या है उद्योगों की ओर अपने काम के लिए वो आ जाते थे। सन 1911 में मुंबई बम्बई के सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर के पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। ये 1911 में जो मुंबई में जब सूती कपड़ा उद्योग खोला गया तो उसमें 50% से भी ज़्यादा जो क्या थे मजदूर थे जो रत्नागिरी जिले से वहाँ काम करने के लिए आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर मजदूर कानपुर जिले के ही गांव से आते थे, जो क्या उन मिलों में जो काम करने वाले जो लोग थे जो आसपास के जिलों से होते थे, तो वो कुछ लोग अपने ही घर से या अपने जिलों जो थे जहाँ रहते थे वहाँ से वो काम करने को आते थे। मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे। वे फसलों की कटाई व त्योहार के समय गांव लौट जाते थे। बाद में जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। मतलब ये मौसम के हिसाब से जैसे खेती की जाती थी, जैसे किसान क्या है धान का जब उत्पादन किया जाता तो उस स्थिति में वह गांव की ओर चला जाता है, लेकिन जब धान उसकी फसल कटकर या पूरी तैयार हो जाती है तो वो काम करने की तलाश में शहरों की ओर आ जाते। तो ये चीज़ें भी क्या होती थी उन्हें बीच बीच में गांव उनको जाना पड़ता रहता था। और वो क्या करते थे कि जब उन्हें नए काम होते थे तो क्या खबर मिलती थी तो वो दूर दूर के लोग वहाँ काम करने को पहुँच जाया करते थे। उदाहरण के लिए वर्तमान उत्तर प्रदेश के लोग बम्बई की कपड़ा मिलों और कलकत्ता की जूट मिलों में काम करने के लिए पहुँच रहे थे। ये वर्तमान उदाहरण के तौर पर बताया गया है। जो उत्तर प्रदेश के लोग जो कपड़ा मिल जो क्या है बम्बई में और साथ ही साथ कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच जाते थे।
नौकरी पाना हमेशा कैसा होता था उनके लिए? मुश्किल होता था। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगारों के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहती थी। अब क्या है, नौकरी पाना तो उनके लिए मुश्किल था, लेकिन क्या है थे कि मिलों की संख्या भी क्या हो रही थी? बढ़ती जा रही थी और मज़दूरों की जो मांग भी थी वह भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसके साथ भी जो रोजगार चाहने वालों की संख्या और रोजगारों के मुकाबले हमेशा कैसी होती थी? ज़्यादा बनी रहती थी या ज़्यादा होती थी। आगे देखते हैं। उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक जाबर जिसको क्या कहा गया है? प्रतिनिधि एवं एजेंट रखते थे। जाबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। जब उद्योगपति जब अपने मजदूरों की भर्ती के लिए वो क्या करते थे? एक प्रतिनिधि या फिर आप उसे सदस्य रखते थे या प्रमुख रखा जाता था, जिसको यहाँ पे प्रतिनिधि या एजेंट बताया गया है, जिसे उस समय जाबर के नाम से जाना जाता था। तो जो जाबर हुआ करते थे वो क्या होते थे? कोई पुराने होते थे। पुराने होने से का मतलब ये कि वो उन्हीं मिलों में काफ़ी लंबे समय तक या काफ़ी लंबे अरसे से वो उस मिलों में काम करते रहते थे, जिन्हें उस मिलों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी पता रहती थी। तो वो अक्सर कर जो विश्वसनीय हो, जो उस कार्य को कर सके, तो ऐसे विश्वसनीय जो होते थे वो विश्वसनीय कर्मचारी वो वह जाबर के तौर पर कार्य करते थे। वह अपने गांव से लोगों को लाता था। ये क्या किसका काम होता था? जाबर का काम होता था। वो लोगों को कहाँ से ले आएगा? गाँव से ले आएगा। उन्हें फिर क्या दिया जाएगा? उन्हें काम का भरोसा देता था। मतलब कि आपको वहाँ जाने से या उन उद्योगों में काम करने पड़ेंगे, इसका वो हमेशा गाँव के लोगों को या व्यक्ति होते थे उन्हें भरोसा दिया जाता था। उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता और मुसीबत में पैसे उधार देता था। ये जाबर क्या करते थे कि शहरों में जमने के लिए, क्योंकि वो गांव के से शहरों में आए रहते थे, तो उन्हें रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती, तो शहर में जमने के लिए वो जाबर मदद करते थे। और साथ ही मुसीबत के समय, कोई भी परिस्थिति के समय वो जाबर लोगों को पैसे देने के लिए हमेशा तैयार रहता था। इस प्रकार जाबर ताकतवर व्यक्ति बन गया था। मतलब जाबर के जो अधिकार क्षेत्र था वो क्या है? काफ़ी बड़ा था, क्योंकि वो लोगों को भरोसे के तौर पर गांव भी लाता था, शहरों में रहने के लिए भी उनकी मदद करता था, और विषम परिस्थितियों में भी वो पैसे देने को हमेशा तैयार रहता था। बाद में जाबर मदद के बदले पैसों व तोहफे की मांग करने लगा और मजदूरों की जिंदगी को नियंत्रित करने लगा। तो हमने किस तरीके से जाबर एक ताकतवर व्यक्ति के रूप में सामने उभरा, लेकिन बाद में जब जाबर क्या करने लगा कि अब जो वो लोगों की मदद कर रहा था उसके बदले वो क्या कर रहा था? पैसे या फिर उनसे तोहफे मांगा करता था। और इस तरीके से जो जाबर का जो नियंत्रण था वो गांव के जो लोग थे जो उद्योगों में काम करने के लिए आए थे, उन लोगों पर उसका नियंत्रण या फिर अपने हिसाब से वह उन पर नियंत्रण करने लगा था। अब आगे देखते हैं अंग्रेज सरकार की नीतियाँ। किस तरीके से जो अंग्रेज सरकार की जो नीतियाँ थी या नियम जो थे वह कैसे थी, इसके बारे में हम देखेंगे। भारतीय उद्योगपति यह मांग कर रहे थे कि भारत में आयात होने वाली वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाए, ताकि भारतीय मिलों के उत्पादन को संरक्षण मिले और यह कि शासकीय उपयोग के लिए खरीदी में भारत में बने सामान को प्राथमिकता मिले। ये अंग्रेज सरकार की जो नीतियाँ थी उसके तहत जो भारतीय उद्योगपति थे, भारत के जो उद्योगपति बड़े उद्योगपति थे, वो अक्सर वो मांग कर रहे थे कि भारत में जो आयात होने वाली वस्तुएं हैं लाई जाती हैं, उन वस्तुओं पर क्या होना चाहिए? आयातिक शुल्क लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो भारत में जो मिल है या उन मिलों में जो सामान तैयार हो रही हैं उन सामानों पर क्या हो सके? उनका उत्पादन को संरक्षण मिलेगा, उन्हें सुरक्षा मिलेगा उन मिलों और उत्पादन किए हुए चीज़ों को। तो उस स्थिति में ऐसा भारत के जो उद्योगपति थे वो
मांग कर रहे थे। और साथ ही साथ क्या है, शासकीय उपयोग के लिए खरीदी में भारत में बने सामान को ही क्या मिले, प्राथमिकता मिले, या उसको अहमियत दिया जाए, जो कि कहाँ बनी हुई थी, भारत में बनी हुई चीज़ें थी। अंग्रेज सरकार विदेशी माल पर कम कर लगाने के पक्ष में नहीं थे। अंग्रेज जो सरकार थे वो जो विदेशी, जो दूसरे देशों से लाए जाने वाले जो माल थे उस पर कर लगाने के पक्ष में, उन पर कर नहीं लगाना चाहते थे, क्योंकि इससे ब्रिटेन के उत्पादनों पर विपरीत असर पड़ेगा। अगर उन पर जो विदेशी माल है उन पर अधिक कर लगाया जाएगा तो उसका असर क्या होगा, जो ब्रिटेन के उत्पादन, ब्रिटेन में जो चीज़ें उत्पादन हो रही हैं उस पर क्या है, उस पर उल्टा असर पड़ने लगेगा। जब सन 1896 में उन्हें राजकीय कार्य खर्च के लिए शुल्क लगाना जरूरी हो गया तो उन्होंने विदेशी और देसी दोनों पर समान कर लगाया। यहाँ 1896 में जो राजकीय खर्च के लिए, मतलब राजकीय खर्च के लिए क्या हो गया, आवश्यक, मतलब चलाने के लिए उसे आवश्यक राशि की आवश्यकता हो गई या किसी चीज़ की आवश्यकता हो गई, तो यह शुल्क लगाना उनके लिए जो अंग्रेज सरकार के तहत ये जरूरी हो गया। तो उस स्थिति में उन्होंने विदेशी और देसी दोनों जगह पर समान कर लगाया। इस प्रकार भारतीय उद्योगों को संरक्षण नहीं मिल सका, क्योंकि जो कर लगाया जा रहा था वो दोनों को लगाया जा रहा था, विदेशी और देसी दोनों को। तो इस स्थिति में अब भारतीय उद्योगों को संरक्षण, उसको सुरक्षा नहीं मिल पाया। लिखने का कागज और स्याही तक ब्रिटेन से आयात होता था। लिखने का कागज जिसमें लिखे जाते थे, जो कागज होती थी वो, और साथ ही साथ स्याही जो भी होती थी वो भी कहाँ से मंगाया जाता था, ब्रिटेन से ही मंगाया जाता था। यह परिस्थिति सन 1914 तक बनी रही, जब यूरोप में युद्ध के कारण वहाँ से सामान भारत न आ सका। उसके बाद भारतीय उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित होने लगा। यह परिस्थिति, जो स्थिति थी, उसके बारे में बताया गया है कि सन 1914 तक ये स्थिति क्या है, बनी रही, जब यूरोप में युद्ध के कारण, यूरोप में जो युद्ध हो रहे थे उसके कारण क्या है, सामान वहाँ से भारत नहीं लाया जा सका था। इसके बाद क्या होने लगा कि जो भारत में जो उद्योग लगे थे वह स्वतंत्र रूप से विकसित, अब फैलना शुरू हो चुके थे, क्योंकि जो चीज़ें जो भारत में जो विदेशों से जो चीज़ें आ रही थी, आयातित होती थी, अब वो चीज़ें आयातित होने क्या हो गए, कम हो गए। वजह ये थी कि जो यूरोप में जो युद्ध हो रहे थे उसके कारण की वजह से सामान भारत तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब आगे देखते हैं। अंग्रेज सरकार ने भारत में भी बाल मजदूरों और महिला मजदूरों के हित में कानून बनाए। अंग्रेज सरकार जो भारत में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। उस समय बताया कि भारत में जो बाल मजदूर, जो छोटे छोटे बच्चे मजदूरों के तौर पर वहाँ काम करते थे उद्योगों में, और महिलाएं भी, मजदूरों के हित में तो क्या बनाए गए, कानून बनाए गए। यह कानून बना कि 9 साल से छोटे बच्चों को काम में ना लगाया जाए। वो बच्चे जिनकी आयु कितनी है, 9 वर्ष से छोटे बच्चों को, जो 9 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उन्हें वहाँ काम पर ना लगाया जाए। वह बाल मजदूरी से दिन में 7 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। तो उन्हें जो संख्या थी 9 साल के बच्चे थे उन्हें काम पर, कम बच्चों जिनकी उम्र कम है उन बच्चों को काम पर ना लगाया जाए। और साथ ही साथ बाल मजदूरों के दिन में अब 7 घंटे से अधिक उन्हें काम पर ना लिया जाए या ना उसे काम करवाया जाए। इसी तरह यह व्यवस्था बनी कि महिलाओं ने 9 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। और इसी तरीके से बच्चों के साथ जो बाल मजदूरी कर रहे थे उन बच्चों के साथ तो हमें जानकारी प्राप्त हो गई, लेकिन इसके साथ साथ जो महिलाएं थीं वो लोगों के साथ भी ये व्यवस्था बनी कि अब भी 9 घंटे से अधिक काम उनसे नहीं लिया जाए।
अंत में 1911 में पुरुषों के लिए यह कानून बना कि उनसे 12 घंटे से अधिक काम न करवाया जाए। तो ये अंत में जाकर के धीरे धीरे अंग्रेज सरकार ने जो मजदूरों के हित में जो कानून बने थे उसके कानून में काफ़ी संशोधन या फिर परिवर्तन किए गए, जिसमें जो 1911 में जाकर के पुरुषों के लिए भी कानून बना, जिसमें पुरुषों से भी अब 12 घंटे से अधिक काम उन्हें नहीं करवाया जाए। तो इस तरीके से हमने औद्योगिक क्रांति और सामाजिक बदलाव में जो सन 1750 से लेकर के 19 के बारे में काफ़ी जानकारी हमें मिली। आई होप आप लोगों को भी ये लेसन अच्छे से समझ में आया, जिससे हमें कि औद्योगिक का जो विकास था वह समाज पर, उद्योगों पर, लोगों के सामाजिक जीवन पर किस तरीके से असर डाला। ये काफ़ी चीज़ें आप लोगों को प्राप्त हुई, जिसमें भारत से भी संबंधित हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। तो आप लोगों का लेसन यहीं तक समाप्त होता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रारंभिक भारतीय उद्योगपति कौन थे और उन्हें कारखाने लगाने के लिए पूंजी कैसे मिली होगी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रारंभिक भारतीय उद्योगपतियों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, मजदूरों के हित में ब्रिटेन, जर्मनी और भारत में जो कानून बने उनमें क्या समानताएं और क्या अंतर थे। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा रहे हैं बच्चों। कोशिश कीजिए कि आप लोग क्वेश्चन भली भांति सही तरीके से आंसर ढूंढें, उसके उत्तर दें और सही आंसर देने की कोशिश करें। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक। थैंक यू स्टूडेंट्स।